Namaskar. Today we will discuss mass wasting. Yesterday, in the last class, we completed weathering, but significance of the weathering it's remained left. So in two minutes, firstly we will cover the significance of the weathering. Significance of the weathering. Next one, first one is the soil formation. Soil formation. Significance of weathering में फर्स्ट क्या है हमारा soil formation. यानी कि जब weathering होता है तो उससे क्या होता है कि इसमें होता है क्या है कि disintegration as well as decomposition of rocks at its own place. रॉक्स अपनी जगह पे कहीं पे जहां रहती है वहीं पे बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाती है या वो सड़ गल करके बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं. जब रॉक अपनी जगह पे, रॉक का वो हिस्सा जो सड़ करके गल करके या बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं. रिगोलिथ. रिगोलिथ का मीन्स होता क्या है? LITH, लिथ, यानी कि वेदर्ड रॉक. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट वेदर्ड रॉक. वेदर्ड रॉक्स का मतलब क्या होता है? वो रॉक का मलबा या हिस्सा, डिब्रीज, जो कि अपनी जगह पे ही मौजूद हो और वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट चुकी हो. तो ये जो मान के चलिए, सपोज दैट ये रॉक है. अब इस रॉक में हमने क्या देखा कि रॉक का सर्टेन हिस्सा जो है, ये मान लें इतना, ये क्या है हमारा? वेदरिंग हो गया, लूज हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. ये जो है सॉइल की ये पार्टिकल रॉक्स के अलग होने लगे, इसमें कंपैक्शन नहीं बचा. तो इसके कारण क्या होगा? ये हिस्सा क्या कहलाएगा? वेदर्ड रॉक. इसी वेदर्ड रॉक को हम क्या कहते हैं? रिगोलिथ. क्या कहते हैं? रिगोलिथ. ये जो है पूरा एरिया हुआ क्या कहलाएगा? वेदरिंग जोन या वेदर्ड जोन. ये जो है रॉक का नाम क्या हो जाएगा? रिगोलिथ कहलाएगा. लिथ मीन्स क्या होता है हमारा? रॉक. सॉइल क्या चीज है? हमने लिखा कि सॉइल फॉर्मेशन. इसी रिगोलिथ में हम ऐड कर देते हैं कुछ प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके डेड्स, यानी कि डिटोरस या जो सड़े गले हुए चीजें होती हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं कि रिमेन्स या डिकम्पोज्ड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो सड़ा गला हुआ हिस्सा है वो जो है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे रिमेन्स या रिमेनेंट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स या डेथ पार्टिकल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो भी सड़ा गला हिस्सा है उसी को हम क्या कहेंगे? इसी को साथ ऐड कर देते हैं तो यही कहलाता हमारा सॉइल. सॉइल जो है इसमें कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कण होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं. वो सड़ गल करके एक रूप ले लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. ह्यूमस का मतलब क्या होता है? लिटर्स या जो है डिटर्स या जो है हमारा के रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी को हम ह्यूमस कहते हैं. यही जो ह्यूमस है जब डिकम्पोज होता है तो एक तरह से इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. तो ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है सॉइल. तो एक तरह से सॉइल कहीं ना कहीं है जो है लिविंग प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन में ये हमें हेल्प करता है. दूसरे नंबर पे क्या है कि इसके कारण क्या है? इरोजन बहुत ज्यादा होता है. तो ये क्या है? इनहेंस द इरोजन एंड इट्स प्रोसेसेस. इट्स इंक्रीजेस द इरोजन in the higher reaches. It's also support in the leveling
एंड मेकिंग द सरफेस इवन, ठीक है, मेकिंग द सरफेस इवननेस। इवननेस का मतलब कि ये भूमि को या सरफेस को, सतह को ये समतल कर देती है, बराबर करती है, ये लेवलर है, लेवलिंग का काम करती है ये वेदरिंग। उसके अलावा इसी के कारण जो होता है, जो रिवर्स है उसमें जो सेडिमेंट्स या डिब्रिस जो है ओवरलोडेड हो जाती है रिवर, और रिवर जो है जब ओवरलोडेड हो जाती है तो उसकी उसमें जो है क्या है कि डाइवर्ट होने लगती है, अपने बैंक को तोड़ देती है और इस तरह से फ्लड आने लगता है लोअर रीचेज में, यानी कि जो प्लेन एरियाज होते हैं। तो ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस था। अब हम आ जाते हैं मास वेस्टिंग। अगला टॉपिक हमारा है मास वेस्टिंग। मूवमेंट्स ऑफ द रॉक डिब्रिस डाउनवर्ड स्लोप अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब रॉक या रॉक का टुकड़ा ढलान की तरफ मूव करता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, ग्रेविटी वाली जो फोर्स है, उसके कारण कोई मास या कोई बड़ा हिस्सा जो है, वृहद जो है रॉक का हिस्सा, यानी कि शैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान की अनुरूप स्थानांतरित होता रहता है, तो इसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज द मास वेस्टिंग? मास वेस्टिंग मीन्स कि मूवमेंट्स ऑफ द रॉक्स और सेडिमेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहां हम लिख सकते हैं कि जो बृहत रॉक का हिस्सा या मलबा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के अनुरूप स्थानांतरित होता रहता है, उसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। या मूवमेंट्स ऑफ द रॉक डिब्रिस डाउनवर्ड द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ढलान से नीचे की तरफ कोई रॉक का हिस्सा, डिब्रिस, मलबा, सेडिमेंट्स मूव करे, उसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। ये क्यों मूव करता है, इसके कारण क्या होते हैं? When rocks या parts of the rocks separated from original its native place and moving toward downward slopes instantly due to the massive material, overweight, slope gradients, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं, उसके कारण जब कोई भी रॉक्स या उसका हिस्सा अपने ओरिजिनल हिस्से से स्लाइड करे, मूव करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं। तो ये क्यों क्यों मूव कर सकता है? एक तो हमारा जो है कि मैसिव मटेरियल है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन मास और ह्यूज क्वांटम ऑफ रॉक इज सेपरेटेड, व्हेन मास और ह्यूज क्वांटम ऑफ रॉक इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वंस एंड मूविंग डाउनवर्ड साइड्स एंड स्लाइडिंग डाउनवर्ड साइड्स इंस्टेंटली या रैपिडली, जब मास, कोई भी रॉक का मास या मलबा डाउनवर्ड स्लोप अपनी ही यकायक मूव करे ग्रेविटी के कारण बहुत ही रैपिडली, इंस्टेंटली, तो उसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। क्यों मूव करता है? ड्यू टू द फैक्टर क्या है? मैसिव मटेरियल, इट्स मे बी वेरी मैसिव, यानी बुलडोज टाइप, जैसे कि बहुत ही हैवी हो सकता है, ये मैसिव मटेरियल हो गया ये, इसलिए ये मूव किया। दूसरा कारण हमारा यहां पे ये है कि ओवरवेट हो सकता है ये, ओवरवेट। नेक्स्ट हमारा यह हो सकता है कि स्लोप ग्रेडियंट, यानी कि ढलान जो है उसकी तीव्रता, सलान जो ढलान होता है उसकी तीव्रता। नेक्स्ट हमारा हो सकता है जो है एक्सेसिव मॉइस्चर या लुब्रिकेटिंग एक्शन, एक्सेसिव मॉइस्चर, एक्सेसिव मॉइस्चर और लुब्रिकेटिंग एक्शन, एक्सेसिव मॉइस्चर या लुब्रिकेटिंग एक्शन, लॉस द रिटेंशन कैपेसिटी, इट्स में लॉस द रिटेंशन कैपेसिटी, लॉस द रिटेंशन कैपेसिटी,
नेक्स्ट क्या हो सकता है? ड्यू टू द वॉल्केनो, ड्यू टू द अर्थक्वेक, वॉल्केनोस फैक्टर बन सकते हैं, अर्थक्वेक फैक्टर बन सकता है, और इस तरह से कुछ कोई एक्सप्लोजन हो, कोई मतलब कि एक्सप्लोजन या बम ब्लास्ट हो, या कोई टेस्टिंग होता है न्यूक्लियर। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण मास या कोई मलबा, रॉक का बड़ा सा हिस्सा जमीन से ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण मूव करता है रैपिडली, इंस्टेंटली, यानी यकायक अपने आप मूव करने लगे, तो उसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। एक तो ये मैसी मटेरियल हो सकता है, बड़ा सा मलबा हो सकता है कि उसमें जो ग्रिप है वो लॉस हो जाए, लॉस द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स। ओरिजिनल रॉक जो है, मान के चलिए ये हमने बनाया एक हिस्सा पहाड़ का, अब ये जो है हिस्सा अपने आप जो है मूव करने लगे ये इतना, और उसमें रिटेंशन कैपेसिटी ना हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हिस्सा हो और ये नीचे की तरफ मूव करे। ओवरवेट हो, ओवरवेट का मतलब कि ये बहुत ज्यादा इसमें वेट हो जाए तो ग्रेविटी इस पे ज्यादा काम करेगी, इस तरह से वो आसानी से मतलब कि ज्यादा फोर्स उस पर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओवरवेट होने का मतलब यही है कि ग्रेविटी तो सब जगह उतना ही काम करती है, लेकिन इसमें एक चीज यह है कि ओवरवेट रहेगा तो उसमें जो यानी कि इसको रिटेनिंग की कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि इसकी जो पकड़ है वो और कम हो जाएगी, इसलिए और ज्यादा आसानी से वो मूव करेगा। स्लोप ग्रेडियंट, स्लोप यानी कि कितना ज्यादा ढलान जो है उसकी तीव्रता कैसी है। अब इस वाली कंडीशन में देखेंगे हम, एक रॉक ये है हमारा, एक रॉक हमारा ये इस तरह से कुछ है, तो इस वाले में यहाँ पे क्या है, ये आसानी से मूव नहीं करेगी, लेकिन ये आसानी से मूव करेगी। इसी तरह से मान के चलिए कोई रिवर अगर इस तरह से है हमारी, इस वाले में ये हिस्सा पूरा रिवर का कट करके अलग हो सकता है आसानी से, इतना हिस्सा, बाद में यही रिवर कुछ इस तरह से मूव बन जाएगी, तो ये हिस्सा जो हमारा कट करके अलग हो जाएगा इस तरह से बन जाएगा। ऐसे इधर भी बन जाएगा रिवर, अगर मान लीजिए एक टाइम ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप ग्रेडियंट। अगर बहुत ही जो है स्टीप स्लोप है, स्ट्रेट स्लोप है, तो क्या है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें मास वेस्टिंग होगा या स्लाइडिंग होगा। अगर हमारा जो है जेंटल स्लोप है यानी कि ढलान कम है, जैसे इस वाली कंडीशन में ढलान कम है, तो यहां पे रॉक आसानी से नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी। एक्सेसिव मॉइस्चर और लुब्रिकेशन, होता क्या है कि एक कंडीशन ये आती है रॉक्स में, हम देख लेते हैं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे मान के चलिए ये है एक कोई जो है इस तरह से माउंटेनियस रीजन है, और यहां पे जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दूसरी रॉक है, ऐसे कुछ है। मान लीजिए ये तीसरी रॉक है, ये चौथी रॉक का हिस्सा है, ये कुछ हमारा ऐसे पांचवी रॉक का हिस्सा है। इस वाली कंडीशन में देखते हैं ये हार्ड रॉक है, ये क्या है हमारा हार्ड रॉक है। ये वाला हिस्सा जो हमारा एवरेज लेवल का हार्ड है, इस तरह से अलग अलग मतलब कि इसके लेयर्स हैं। ये जो पहला वाला हिस्सा हमारा है, इसमें ये हिस्सा कहीं ना कहीं इतना ये हिस्सा आसानी से मूव करेगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेसिव मॉइस्चर हो जाए। वजह क्या है कि मान के चलिए ये कि सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक का मतलब इसमें पानी जो है आसानी से स्टोर हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। जब पानी ये स्टोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा रॉक जो है इस वाले पे, जो ये नीचे वाली है जो हार्ड रॉक है, पानी इसके नीचे पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो ये इसी को थोड़ा सा इस तरह से यानी कि मडी कंडीशन बना देगी। मडी कंडीशन का मतलब कि जैसे कीचड़ उचड़ की तरह हो जाएगा, और इसमें लुब्रिकेशन हो जाएगा, आसानी से ये स्लिपरी बन जाएगी, और स्लिपरी बन जाएगी तो ये नीचे की तरफ मूव कर सकती है। तो इसी को हम कहेंगे एक्सेसिव लुब्रिकेशन एक्शन। लुब्रिकेटिंग एक्शन का मतलब आसानी से कोई चीज किसी पे फ्लो करने लगे, बहने लगे, चलने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें कीचड़ या इस तरह से मड वाली कंडीशन बन गई। वजह क्या है कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, सॉफ्ट रॉक थी। लॉस द रिटेंशन कैपेसिटी। रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब कि रॉक्स की जो पकड़ है, जकड़ है, वो किन्हीं कारणों से अपने ओरिजिनल उससे हट गया है, तो इसको कहेंगे कि रिटेंशन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो है अर्थक्वेक आता है, जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक हुए, रेनफॉल में भी लैंडस्लाइड भी बहुत सारी है, उत्तराखंड में 2013 में देखा हमने। उसके अलावा जो है अवलांचेज, वो भी एक फैक्टर्स हैं बहुत मास वेस्टिंग के। अब देखते हैं हम टाइप्स जो है, तो फर्स्ट नंबर हमारा जो है लैंडस्लाइड, नंबर 1 पे हमारा जो है लैंडस्लाइड है।
जब रॉक या रॉक का मलबा नीचे की तरफ आता है ढलान से, ढलान मतलब कि नीचे आता है, तो कभी कभी वो बहुत ही स्लो स्पीड में चलता है, जैसे क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब कोई जानवर रेंग रहा होता है। और कभी कभी इंस्टेंटली नीचे की तरफ आ जाता है, या स्लाइड करते हुए, यानी थोड़ा स्पीड तेज होती है, तो उसी को हम कहते हैं स्लाइड, लैंड स्लाइड उसी को हम बोलते हैं। कि हुईज अमाउंट ऑफ रॉक्स गेट स्लाइडेड डाउन द स्लोप, सडन मूवमेंट्स ऑफ द रॉक्स गेट स्लाइडेड डाउन, यानी कि अंडर द ग्रेविटी रॉक का कोई हिस्सा, कोई मलबा, मान लीजिए ये है इधर रॉक्स, और इस बार इधर हमने देखा ये यकायक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ बहुत स्पीड से आ जाए, इंस्टेंटली, यानी कि बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आ जाए, तो उसी को लैंडस्लाइड्स कहते हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ द रॉक डिब्रिस, मूवमेंट्स ऑफ द सेडिमेंट्स, डाउनवर्ड स्लोप, इंस्टेंटली, रैपिडली रॉक का बड़ा सा हिस्सा यकायक नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो इसमें स्पीड होती है, ये तेजी से मूव करती है, तो इसी को हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। तीव्र एवं अवगम्य संचालन है ये, यानी कि भूस्खलन, इसको हम क्या कहेंगे, भूस्खलन को, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, ये तीव्र और अवगम्य संचालन है, यानी बहुत ही स्पीड से ये नीचे की तरफ मूव करती है, बड़ा हिस्सा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी पूरी आबादी, पूरा का पूरा गांव जो है इसी में दब करके मर जाता है। हुआ ये था कि 1900 एग्जैक्टली डेट नहीं याद है हमें, 1948 की बात है कि गढ़वाल में जो है एक जगह जो है ये स्लाइड हुई थी, और 500 जो है लोग, पूरा गांव जो है उसमें दब करके मर गया था। 1948 की बात है, अप्रोक्सीमेट 500 कैजुअलिटीज हुई थी, और पूरा का पूरा जो है गांव जो है स्लाइड के अंतर्गत मर गया था। उसके बाद गुवाहाटी में एक बार हुआ है, दार्जिलिंग में हुआ है ये स्लाइड जो है, वहां भी काफी कैजुअलिटीज हुई थी। मालपा जो है उत्तराखंड में एक गांव है, 1998 में हुआ था, उसमें 380 लोग मर गए थे। तो मतलब ये बस ऐसे ओवरव्यू जानना चाहिए, इस तरह से लैंडस्लाइड हुई, कभी 300 लोग, कभी 500 लोग जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमें जानने के लिए केदारनाथ, जो कि 16 जून 2013 को हुआ था स्लाइड। केदारनाथ का कब हुआ था? केदारनाथ, ठीक है, ये हमारा 16 जून 2013 की बात है, 16 जून 2013 केदारनाथ की जो लैंडस्लाइड हुई थी, इसमें हुआ यह था कि जो है रिजल्ट ऑफ द फ्लड एंड ओवर 5700 रिपोर्टेड डेड, 5700 लोग अप्रोक्सीमेट इसमें जो है टोटल जो है डेथ हुए थे। इस मरने की कैजुअलिटी जो है इतने लोगों के मरने की इसमें रिपोर्टिंग हुई थी, 5700 लोग। और इसमें क्या होता कि फ्लड आया था, फ्लड के कारण जो है ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके अलावा क्या है कि जैसे इसमें पहले दिन तो बारिश हुई थी, शायद बारिश में क्या हुआ कि वो पूरा का रेगुलर बारिश होने से ये पूरा जो है मलबा, जो सॉफ्ट रॉक्स है, ये कहीं ना कहीं मड बन गया, एक तरह से सॉइल बन गया, कीचड़ बन गया, और ये नीचे की तरफ मूव कर गया। अब नीचे की तरफ मूव किया तो पूरी आबादी जो है इसी के अंदर गांव के गांव, घर के घर दब गए भूस्खलन होने के कारण। दूसरा कारण क्या है कि दूसरे दिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में चला गया, और माइनस में जब टेम्परेचर चला गया तो क्या है कि सब जो बारिश का पानी था वो सारा का सारा बर्फ बन गया, और वही पानी जब ये बरस या एक तरह से स्नो जब मेल्ट हुआ, उसके नेक्स्ट वाले दिन तो वो अवलांचेस क्रिएट हो गए। अवलांचेस का मतलब कि बर्फ का बड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ स्लाइड करके आ जाए, तो वो मतलब लगातार 3-4 दिन तक ये तबाही होती रही, और इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाई गवर्नमेंट, जो है कहीं ना कहीं इसको यानी रोकने में नाकाम रहे हम लोग। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पहले दिन बारिश हुई, उसकी वजह से भूस्खलन हुआ, उसके बाद जो है बर्फबारी हुई, या कह लीजिए कि जो है स्नोफॉल हुआ, और उसमें जो है फिर वो बाद में नेक्स्ट वाले दिन वही अवलांचेज बन करके, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर एकाएक डाउन हो गया कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट प्रिजर्व भी नहीं कर पाए। कुछ लोग ठंडी से मर गए, कुछ लोग फ्लड से मर गए। तो इसमें कई कंडीशंस आई। एक तो इसमें क्या है कि ये फ्लड हुआ, फ्लड्स के बाद जो है अवलांचेज, यानी कि ये आपका लैंडस्लाइड है, ये लैंडस्लाइड्स के बाद ये इसमें एक चीज क्या है कि स्नोफॉल हुआ था, बहुत मैसी लेवल का टेम्परेचर एकाएक डाउन हुआ। उसके बाद जो है अवलांचेज हुए, अवलांचेज गिरे, ऊपर से नीचे की तरफ मूव किए, तो और इसी के साथ साथ बड़े बड़े बाउल्डर्स, पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव किए, घर टूट गए। तो ये इतने सारी कैजुअलिटीज होने के कारण केदारनाथ वाले में ये एक इंपॉर्टेंट मतलब चीज थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है
लैंडस्लाइड्स के बाद जो है सोलिफिकेशन, सोलिफिकेशन हाँ, या सॉइल क्रीप, सोलिफिकेशन या सॉइल क्रीप, मृदा का रेंगना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोलिफिकेशन या सॉइल क्रीप। नेक्स्ट हमारा है सोलिफिकेशन, या हम कह सकते हैं इसको सॉयल क्रीप, रेंगना यानी कि मृदा का रेंगना। मिट्टी जो है ऊपर से नीचे की तरफ रेंगते हुए यानी स्लो मोशन में, क्रीपिंग करते हुए स्लो मोशन में जब नीचे की तरफ आती रहती है तो इसी को हम सॉयल क्रीपिंग या सॉयल फ्लक्शन कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो है ये मिट्टी का मलबा नीचे की तरफ ऐसे मूव करते आ रही है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण हो सकता है, स्लोप ग्रेडियंट्स का कारण हो सकता है। ये जो सॉइल है ये लूज हो गई, वेदर्ड हो गई, ये सॉइल जो है कहीं ना कहीं इसमें मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से ये ओवरवेट हो गई, मॉइस्चर इसमें जमा हो गया, पानी बारिश का या बर्फ का पानी आकर के आइस इसमें जमा हो गया और ये कहीं ना कहीं जो है ओवरवेट हो गई और उसी से नीचे की तरफ ये फ्लो करने लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल फ्लक्शन यानी कि मृदा का रेंगना। एक्सट्रीमली स्लो डाउन द स्लो मूवमेंट्स ऑफ द रॉक्स, तो ये क्या है? एक्सट्रीमली स्लो होती है। डाउन द मूवमेंट्स ऑफ द रॉक्स यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द रॉक टूवर्ड्स लो लाइंग एरियाज, मूवमेंट्स ऑफ द सॉयल है ना, वेरी स्लोली, मूवमेंट्स ऑफ द सॉयल वेरी स्लोली टूवर्ड्स द लो लाइंग एरियाज, यानी कि मृदा जो है नीचे की तरफ जो निचला हिस्सा होता है पहाड़ का वहां पे वैली की तरफ स्लो स्पीड से मूव करती है, उसी को हम कहते हैं सॉइल फ्लक्शन। ये जो है ज्यादातर केसेस आते हैं हमारे, जैसे टी स्टेट स्लाइडिंग डाउन इन दार्जिलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लोप। इसमें एग्जाम्पल में हम कोट कर सकते हैं कि टी स्टेट ऑफ दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग की मतलब कि चाय के बागान होते हैं वहां पे इस तरह के कुछ कंडीशंस देखे जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि और भी हिमालयन बेल्ट्स में इस तरह से उत्तराखंड में भी कई बार देखा गया और नॉर्थ ईस्ट में इवन की जो है वो वाला रेंज है, तो सब जगह ये स्लाइड्स होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। इसका मुख्य कारण जो होता है सॉइल फ्लक्शन का, एक तो आपका एक्सेसिव रेन होता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक्सेसिव रेन, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो, एक्सेसिव रेन हो, क्योंकि सॉइल जब कब मूव करेगा? जब बारिश बहुत ज्यादा होगी, इसमें मॉइस्चर जो है कंटेंट जो है इसमें ये एब्जॉर्ब कर ले। उसके अलावा ये स्लोप ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट का मतलब कि अगर स्लोप हमारा कुछ इस तरह से है तो इसमें बहुत ज्यादा जो है सॉइल फ्लक्शन होगा, ये पूरा आसानी से कट जाएगा, तो स्टीप स्लोप इसे कहेंगे। ये लिटिल बिट जेंटल स्लोप है। एक हो सकता है कि हमारा इस तरह से ये फुल्ली जेंटल स्लोप है, देखिए, तो इसमें हमारा सॉइल फ्लक्शन बहुत कम होगा। तो एक तरह से स्लोप ग्रेडियंट भी एक फैक्टर है, और ये बारिश। अच्छा, एंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल या रॉक्स, रॉक्स जो है कितना ज्यादा सॉइल को एब्जॉर्ब कर सकती है वो भी एक फैक्टर बन सकता है। एब्जॉर्बिंग, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ रॉक या सॉइल, सॉइल ये या रॉक जो है कितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट्स को अपने अंदर समो सकती है, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, समो सकती है, वो एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है मड फ्लो है। तीसरे नंबर पर हमारा क्या कारण है? मड फ्लो है। इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है मड फ्लो। मड फ्लो होता क्या है कि जब बारिश रेगुलर होती रहती है किसी जगह पे, तो वहां पे जो सैंड्स होते हैं माउंटेनियस एरियाज में, वही सैंड जो है मड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा अपने घरों पे आसपास भी कभी बारिश होती रहती है और कहीं पे बारिश रोड में, सड़क में उसका पानी इकट्ठा होने लगे, तो वो सारा का सारा जो है पानी पहले स्टार्टिंग में तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, आसानी से लोग आते जाते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा उसी रोड में वो कीचड़ बन जाएगा। जब वही उसी ग्रेन्स, सैंड्स के ग्रेन या जो है कोर्स ग्रेन हो सॉइल के या रॉक के, रेगुलर बारिश होने के कारण या नमी मिलने के कारण वो जो है उसके फाइन ग्रेन में कन्वर्ट होने लगे बहुत ज्यादा, यानी क्लेई सॉइल की तरह जो है कंडीशन होने लगे, तो वो आसानी से इसमें घुल जाएगा, डिसॉल्व होने लगेगा।
ठीक है, उसके पार्टिकल आसानी से उसमें सस्पेंड होने लगेंगे रॉक्स के, तो उसी को कहेंगे वो मड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब मड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सॉइल लूज हो जाएगी अपर रीचेज में, यानी हाई माउंटेनियस एरियाज में, और वहां से उसमें जो है जो क्या कहते हैं उसका ओवरवेट हो जाएगा। ओवरवेट होने के कारण वो निचले एरियाज में, तलछटी में, यानी कि लो लाइंग एरियाज में आसानी से मूव करने लगेगी। उसी को हम क्या कहेंगे, मड फ्लो। इसमें हम लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट्स, है ना, डाउनवर्ड स्लोप, flow of mixture of water as well as the flow of mixture of water and sediments downward slope. Due to the इसमें होता क्या है कि due to the regular या excessive rainfall, sands converted into mud. These muds become overweighted and absorb water, then it's move downward slope. जब कहीं पे लगातार बारिश होती रहती है तो उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा अपने अंदर मॉइस्चर को या नमी को, या जो इसमें नमी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो सैंड्स या कोर्स ग्रेन यानी बड़े दाने वाली मिट्टी या रॉक्स फाइन ग्रेन यानी कि बारीक दानों में बदल जाती है, यानी कि सैंड जो है वो क्ले में बदल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जब क्ले में बदल जाएगा तो गोया कि एक तरह से वो मड बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। और वही ओवरवेट यानी हैवी, यानी कि ज्यादा उसका वेट वजन होने के कारण नीचे की तरफ मूव करने लगेगी, तो उसी को हम कहेंगे मड फ्लो। इसमें एक कंडीशन एक बार यह हुआ था कि मड फ्लो हुआ था, 2005 की बात है, हम लद्दाख की बात कर लेते हैं केस स्टडी के तौर पे। इसको ऐसे समझते हैं कि एक बार जो है मड फ्लो शायद कि 2005 में हुआ। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे है, इंडस वैली है, यहाँ जो रिवर हमारी है ये रिवर ऐसे कुछ है, इंडस वैली, ठीक है। ये बन नहीं पाया मैप हमारा, हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है ये ऐसे है कुछ, ये ऐसे कुछ है, यहां पे कहीं पे ले है, ये क्या है हमारा, ले सिटी है। और ये जो वैली हमने बनाई वी शेप वैली, ये किसको बनाया हमने, इंडस रिवर को बनाया, सिंध नदी जिसे हम कहते हैं। वह ये था कि मलबा जो है बहुत सारा ऐसे यहां से ये पूरा मलबा ऐसे कट कर करके ये जो है बारिश हुई और ये पूरा का पूरा मलबा या सेडिमेंट्स या जो है डिब्रिस कन्वर्ट हो गया मड में, कीचड़ में। और यही आकर के लेह में बहुत सारे घर और बहुत सारी तबाही हुई थी, 2005 की बात है शायद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा लेह जो डिस्टर्ब हो गया था इसके कारण। अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की, तो लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा मतलब कि कहां रिकॉर्ड की जाती है, तो लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा जो है हमारा जोन वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या लिख सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन इंडिया, इसको हम लिख सकते हैं एक हेडिंग के तौर पे ऐसे, लैंड स्लाइड यानी कि भूस्खलन प्रोन एरियाज। इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां पे होते हैं? जो सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया एक तरह से एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शायद कि अर्थ साइंस के अंदर आता है। ये क्या करता है कि जो इस तरह से रिकॉर्ड करता है कि कहां पे कितनी लैंडस्लाइड हुई, कहां पे कितना डिजास्टर हुआ। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने और इन दोनों ने मिल करके कुछ पूरे इंडिया का एक मैपिंग किया है। और उस मैपिंग के हिसाब से लैंडस्लाइड्स को अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो हमें थोड़ा सा इसको समझ ले, क्योंकि ये कुछ रिलेवेंट है हमारा टॉपिक आज से जो है, तो इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैपिंग को जो है कलर से वो किया है, जिसमें वेरी हाई अगर है हजार्ड्स तो उसको जो है ब्लू कलर से किया है, और हाई हजार्ड्स है तो उसको जो है ऑरेंज कलर से किया है। तो इस तरह से पूरे इंडिया का मैप बना करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं लैंडस्लाइड वाले एरियाज को। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड एरियाज हमारे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे हिमालयन एरियाज हैं,
हिमालयन एरियाज हैं। नंबर 2 पे जो है शायद कि हिमालय के बाद जो पूर्वांचल हिल है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट हिल या पूर्वांचल हिल वाला जो जोन है, जो नॉर्थ ईस्ट है या पूर्वांचल हिल है जो हमारा, वो वाला जोन है नंबर 2 पे। नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, यानी कि पूर्व उत्तरी राज्य जो हैं, हिमालय हो गया नंबर 1 पे, यानी कि वेस्टर्न हिमालय, मिडिल हिमालय का जो पार्ट सारा। दूसरे नंबर पे हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये वाले हो गए। तीसरे नंबर पे हमारा वेस्टर्न घाट्स को हम लिख लेते हैं। अभी हम बातें करेंगे क्यों यहाँ पे ऐसा कम है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा क्यों है। वेस्टर्न घाट्स जो है उसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा शायद कि जो सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेनियस रीजन है, यानी कि वो हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पे नीलगिरी वगैरह भी हैं। नीलगिरी वगैरह पे भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। 5वें नंबर पे जो हमारा शायद कि ईस्टर्न घाट्स हो जाएगा, ईस्टर्न घाट हो जाएगा। 6ठे नंबर पे हमारा जो है ईस्टर्न घाट्स के बाद जो है विंध्याचल वगैरह रेंजेस जो हैं, ठीक है, विंध्याचल रेंज जो हमारा हो जाएगा 6ठे नंबर पे। तो ये जो है हमारे सीक्वेंस वाइज हो गया। हिमालय जो है, देखिए हिमालय में कुछ एरियाज हैं वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वेस्टर्न घाट में बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेन जो है वेस्टर्न घाट में हमारा 250 या 200 प्लस ही होती है जनरली। ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा कुछ जगहों पे 200 होती है, कुछ जगहों पे 250 रेनफॉल होती है। ये हिमालय का जो जोन है ये, इसमें बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी भी होता रहता है। तो सॉइल वेदर्ड होता रहता है साल भर इस तरह से, कभी टेम्परेचर कम कभी ज्यादा, तो सॉइल वेदर्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता है। और जब बारिश थोड़ी सी भी हो जाती है तो सबसे ज्यादा हिमालयन बेल्ट्स में हो जाता है। दूसरे नंबर पे नॉर्थ ईस्ट में जो है बारिश होने के कारण जो है ये होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सॉइल की मतलब कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द रॉक्स। तो रॉक्स क्या है उसके आधार पे अगर हम देख लेते हैं तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस कौन सा है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो है आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये वो है क्या कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब कि अभी ये इसका फॉर्मेशन कंटिन्यू है, ये अभी उभर ही रहा है, बनता ही जा रहा है, ये इसका अभी मतलब कि फुल्ली मेच्योरिटी नहीं आई। ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं, और एक तरह से ये ब्लॉक माउंटेन की कंडीशन है, क्योंकि नीचे साइड में हमारा एक वो है ओशन है, यानी इंडियन ओशन या क्या कहते हैं अरेबियन सी है। तो कहीं ना कहीं अरेबियन सी का कोई प्लेट नीचे चला गया होगा, एक हिस्सा ऊपर रह गया होगा, इस तरह से ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि ये फोल्ड क्या है, ज्यादातर चांसेस कि ये ब्लॉक माउंटेन ही में आएगा। नीलगिरी वगैरह यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण ये है। ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर हिस्सा जो है वेदर्ड हो चुका है, इसलिए वेदर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इसमें कम बची है। विंध्याचल वगैरह में बारिश 100 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट होती है, या 70 to 100 सेंटीमीटर, इसलिए कम बारिश होने के कारण यहाँ पे होती है। नीलगिरी में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए एक कारण यह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट से बारिश कम होती है। तो ये जो है एक तरह से सॉफ्ट रॉक्स हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 पे यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है। जब रॉक सॉफ्ट है, सॉलिड नहीं है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड कंपैक्टेड रॉक्स नहीं है, यानी कि उसमें पकड़ जकड़ उसकी मजबूती कम है, तो वहां पे लैंडस्लाइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इस वाले एरियाज में यहां पे एक काम और हुआ कि जो हिमालयन बेल्ट है यहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ। यह खास तौर से नेपाल जो है और बांग्लादेश की लड़ाई इसी बात को लेकर के रहती है, जबकि दोनों का बॉर्डर आपस में कोई मैच नहीं करता, दोनों काफी दूरी पे हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज भी नहीं है, तब भी दोनों का डिस्प्यूट इसी बात को लेकर के रहता है कि एक्सेसिव जो है बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों की कटाई होती रहती है पहाड़ियों पे। पहाड़ों पे जब पेड़ों की कटाई होती है तो जो गंगा है, घाघरा है, राप्ती है, आपका ये क्या कहते हैं कोसी है, ये सारे के सारे रिवर जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स मलबा ला करके डिस्चार्ज करते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश से ही होकर के गंगा जो है उसमें जाकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से वहां पे फ्लड आता रहता है फ्रीक्वेंटली, और वो ओवरलोड हो जाती है रिवर, तो वहां पे फ्लड आता है। तो ये जो है दोनों में डिस्प्यूट होने का एक कारण ये भी है। और यहाँ पे इसलिए पहले फॉरेस्टेड लैंड था, उसमें इतनी ज्यादा वो नहीं थी, तो ये पूरा का पूरा वेदरिंग होना शुरू हो गया, ये एक मेजर कारण है।
और उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टर है और अर्बनाइजेशन फैक्टर है, क्योंकि जो जहां से रिवर्स निकलती है और वहां पे टूरिज्म काफी डेवलप होने लगा। तो ये सारी फिर एक्सेसिव लैंड को जो है यूज ऐसे क्या करके किया जाए। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सारे लीनियर प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कैनाल हो गए, हमारे जो है रोड हो गए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स है। मान लीजिए कि पहाड़ों पे हमको रोड बनाना है, रॉक्स का कुछ पैटर्न ऐसे है, ये रॉक का पैटर्न है एक, मान ले ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। हमने अगर मान लिया कि इस पे रोड अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये हार्ड रॉक है कहीं ना कहीं, तो ये वाला जो है अगर किसी तरह से ये वाला हिस्सा अगर गल के खत्म हो गया या एक्सेसिव यूज हुआ, तो ये अगर थोड़ा सा मलबा इसी का कटना शुरू हुआ क्योंकि एक्सेसिव यूज करने के कारण, तो ये जो है फिर सॉफ्ट रॉक आ जाएगी। तो इस तरह से यहां पे अगर मान के चलिए कि सॉफ्ट रॉक थी पहले से, तो ये सॉफ्ट रॉक्स को हमने काट करके यूज किया, रोड बनाया, इस पे कंस्ट्रक्शन किया, तो ये पूरा मलबा कट करके नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर हार्ड रॉक आएगा, ये भी कटना शुरू हो जाएगा, फिर ये सॉफ्ट आएगा, तो इसी तरह से पूरा भूस्खलन होकर के नीचे की तरफ मूव करना चला जाएगा। एक्चुअल में हमको रोड बनाना चाहिए तो इस तरह से इस पे बनाना चाहिए। इस पे अगर हम रोड बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हार्ड है, सॉफ्ट है, तो रोड ये रहेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये हाई रहेगा तो ये नीचे आएगा, इस तरह से थोड़ा सा रहेगा, तो यहाँ पे डिब्रिस नीचे मूव नहीं करेगा ज्यादा। इसलिए रोड बनाना चाहिए हमको जब इसको लेयरिंग को देख करके, इसका पैटर्न कैसा है, डिजाइन कैसा है, रॉक्स का हार्डनेस और सॉफ्टनेस का। लेकिन हम ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं करते कन्वीनियंस के लिए अपने। अब हम आ जाते हैं इरोजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन। इरोजन जो है, व्हाट इज द इरोजन? इरोजन wearing away of the rock debris under the influence of any agents या मोबाइल एजेंट्स, इसको क्या कहते हैं? इरोजन। इरोजन हमारा होता है अपर्दन। इरोजन का मतलब अपर्दन, यानी मलबे की अवाप्ति और उनका परिवहन तथा छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के टूट जाना, उसी को क्या कहते हैं? अपर्दन। इरोजन में दो चीजें होती हैं, एक तो मोमेंट होता है, प्लस जो है डिसइंटीग्रेशन होता है। रॉक में क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन होता है। रॉक्स का हमें क्या मतलब है? सॉरी, वेदरिंग में क्या है कि बड़े दाने से छोटे दाने में रॉक का टूट जाना अपनी ही जगह पे, तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट होना ही हमारा ओनली वहां पे वेदरिंग था। इरोजन में क्या है? इरोजन को हम कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है? रॉक्स जो होता है, वियरिंग अवे ऑफ द रॉक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। जब रॉक्स मूव कर रही हो और मूवमेंट के दौरान वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे, वो बारीक बारीक टुकड़े में टूटने लगे, तो मूवमेंट के दौरान बारीक टुकड़ों में तो टूटेगी लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो यहां पे क्या है? ओनली डिसइंटीग्रेशन हमने लिखा है, इसीलिए एक ये टेक्निकल पॉइंट्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेयरिंग अवे ऑफ रॉक बाय मोबाइल एजेंट्स। वेयरिंग अवे ऑफ रॉक बाय मोबाइल एजेंट, रॉक का मोबाइल एजेंट के द्वारा। मोबाइल एजेंट का मतलब कि जैसे मतलब कि मलबे और की जो है अवाप्ति और उनका परिवहन तथा छोटे टुकड़े में होकर के टूट जाना। जब रॉक जो है किसी परिवहन के द्वारा मूव करे और वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्थान होने के कारण छोटे टुकड़ों में टूटने लगे, तो उसी को क्या कहेंगे हम? इरोजन। तो वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक्स ड्यूरिंग द वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक्स, वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक्स बाई मोबाइल एजेंट्स। अब ये मोबाइल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? नंबर एक पे हम कह सकते हैं कि रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, या जो है दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि सरफेस रन ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट, अंडर ग्राउंड वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा मोबाइल एजेंट क्या हो सकता है? विंड इरोजन। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? विंड के अलावा हमारा जो है वेव हो सकता है, यानी कि ग्लेशियर,
विंड के अलावा हमारा ग्लेशियर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है सी वेव हो सकता है, सी वेव हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, यही सारे हमारे एजेंट्स हैं। इन एजेंट्स के द्वारा, ये जो है मोबाइल एजेंट्स हैं या परिवहन के जो है एक तरह से साधन हैं, इनके द्वारा जो है रॉक्स मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह और उस मूवमेंट्स के दौरान बारीक बारीक टुकड़ों में टूटने लगती है, तो उसी को हम अपरदन या कि इरोजन कहते हैं। रनिंग वाटर का मतलब क्या होता है कि जैसे रिवर हो गया आपका, या एक तरह से क्या होता है, बारिश जो होती है तो बहुत बड़े हिस्से में हमने देखा होगा कि पानी जो है, एक तो पानी की बूंदें अगर बड़ी होती हैं तो वो फोर्सफुल जो है नीचे की तरफ ड्रॉप आता है, तो उतने हिस्से को जो है कहीं ना कहीं चोटिल कर करके उसको काट देती हैं, छाट देती हैं। फिर वही बारिश का पानी उस जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है, तो वो सॉइल इसमें मिक्स हो जाता है या उसमें डिसॉल्व हो जाता है मिनरल, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है और उसकी जो हाइट होती है सॉइल की या रॉक की, उसको घटा देती है या उसको काट छाट करके बराबर करने लगती है। तो ये हमारा रनिंग वाटर हो गया, यानी कि इसमें रिवर भी हो सकता है और जनरल रेनफॉल भी हो सकता है, एक जगह से पानी को ला करके भाग के ले जाती है। अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा कास्ट टोपोग्राफी होता है, यानी कि लाइमस्टोन वाला एरियाज जहां पे चूना पत्थर होता है, वहां पे हमने देखा क्या कि एक रॉक है, मान के चलिए ऐसे, इस रॉक्स में कहीं पे ऐसे सुराख होगा तो ये रिवर नीचे की तरफ ऐसे मूव कर करके चलने लगेगी और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एक तरह से अंडर कटिंग होने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट्स। कहां पे होता है, ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर वाले एरियाज में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विंड होता है। विंड ज्यादातर जो है ड्राई एरियाज में या डिजर्ट एरियाज में सक्रिय होती है और बहुत सारा डिब्रिस मलबा को एक जगह से बहा करके काट छाट करके रॉक को ला करके दूसरी जगह डिपॉजिट करती रहती है। ग्लेशियर एरियाज में हमने क्या देखा कि रॉक्स जो होती है जब चलती है, जब ग्लेशियर मूव करते हैं ऊपर से हायर रीचेस से नीचे की तरफ, तो क्या है कि ये वहां पे कुछ ऐसे मलबे को जहां पे ये जमा रहती है काफी दिनों, तो उसको पकड़ या जकड़ बना लेते हैं। उसकी पकड़ के कारण, जिसको हम प्लकिंग कहते हैं, तो ये पकड़ के कारण उसी के मलबे को अपने अंदर पकड़ बना करके नीचे लो लाइंग एरियाज में ले जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं। तो रॉक्स का एक तरह से कह लीजिए कि इरोजन या अपरदन इनके द्वारा भी होता रहता है। सी वेव्स, सी वेव्स को हमने देखा कि आकर के कहीं पे सी की जो है तरंगें, मान के चलिए कि ये कोस्टल एरियाज है, सी की तरंगें ऐसे ऐसे कुछ ऐसे 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 मूव करती रहती है। डायरेक्शन ये हमने बना दिया मान के चलिए, तो ये आकर के ऐसे इस पे स्ट्राइक करेंगी। अब इसका डिजाइन कैसे है, जो हमारा कोस्ट है, कहीं पे तो कोस्ट एरियाज ऐसे होगा, कहीं पे यही कोस्ट हमारा मान लीजिए, कहीं पे ये कोस्ट हमारा कुछ ऐसे हो सकता है, ये है, और ये क्या हमारा ओशन का वाटर है। अगर सी की तरंगें कुछ ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मान लीजिए इधर ये मूव करते आ रही हैं, यानी कि ये मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया और इसकी जो वेवी कंडीशन हो गई, वेव हो गई, तो आकर के इस पे स्ट्राइक करेगी तो इस पे फोर्स उतना नहीं पड़ेगा। अगर कोई सी के वेव यहां पे आकर के अगर स्ट्राइक करेगी, जो क्लिफ वाला साइड है, क्लिफ का मतलब कि स्ट्रेट या स्टीप, स्टीप जो है हमारा स्लोप है, इसको क्या कहा जाएगा, क्लिफ कहा जाएगा। क्लिफ या स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप अगर है तो आकर के डायरेक्टली इससे स्ट्राइक करेगी, तो एक टाइम आएगा यहां से कटाव शुरू हो जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे कटाव होने लगेगा, ऐसे कटाव होने लगेगा। नेक्स्ट टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा कट करके अलग हो जाएगा और यही वाली रॉक्स को जो हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए यही आगे चल करके कुछ ऐसे बन जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी और ये फुल्ली कट करके अलग हो जाएगा और समुद्र का जो ओशन का वाटर है इसमें गशिंग करके आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये रेगुलर साल भर चलती रहती है, तो इस तरह से इरोजन यहां पे भी होता रहता है। अब इरोजन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इरोजन या प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो नंबर 1 पे क्या है, अब घर्षण यानी कि एब्रेजन। एब्रेजन नंबर 1 पे हमारा क्या है, एब्रेजन। टाइप्स ऑफ इरोजन, तो क्या है, टाइप्स ऑफ इरोजन को क्या कहते हैं, अब घर्षण यानी कि एब्रेजन। हाँ, एब्रेजन का मतलब क्या होता है, जब रिवर जो है फ्लो करती है तो अपने बेड पे कुछ ऐसे बाउल्डर्स, कोबल, पेबल्स, वो उसको रगड़ते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, तो उसको एक तरह से प्लेन करते रहते हैं, उसको छीलते रहते हैं और छील करके मलबे को आगे की तरफ बहाते रहते हैं, तो इसी को एब्रेजन कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इन रिवर फ्लो स्टोन्स रबिंग द कोर्स ऑफ रिवर चैनल, इन रिवर फ्लो
stone rubbing the या raping the river bed in the direction of river flow. These stones deepening या breaking the channel, deepening the course. These stone breaking the rocks and deepening the channels. Then such broken materials move in the direction of river flow. Then such broken material moves in the direction of river flow. इसको हम कह सकते हैं कि रिवर जब यानी कि जब नदी बहती है तो स्टोन यानी कि पत्थर उसके चैनल के बेड्स को गहरा करते रहते हैं, उसको चोटिल करते रहते हैं और कटाव होने के कारण वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट करके कटाव होती रहती है और रिवर के डायरेक्शन में मूव करती रहती है। इसी को हम एब्रेजन कहते हैं। सपोज दैट एक ये रिवर है, ऐसे ये रिवर फ्लो करती है, मान लीजिए ये रिवर ऐसे है। अब रिवर क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे बाउल्डर्स कोबल पेबल्स बहुत ही स्पीड से आते हैं और आकर के जो है इसी के डायरेक्शन में ये इसको जो है इसका जो ये बेड है, रिवर का जो ये बेड है जहां पे ये रिवर फ्लो हो रही है, इसको हम बेड कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा रिवर का, मिट्टी जो नीचे वाली है उसी को रिवर बेड कहा जाता है। इसको काट छाट करके रिवर के बेड को मिट्टी को काट करके छाट करके आगे की तरफ बहा करके ले जा करके ओशन में डिपॉजिट करती है। इसी को कहा जाता है एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब होता है अपघर्षण। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है सन्निघर्षण, एट्रिशन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है हमारा सन्निघर्षण। जब रिवर फ्लो करती है तो दो या दो से ज्यादा बाउल्डर्स कोबल्स पेबल्स आपस में मिल करके टकराते रहते हैं और वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूटते रहते हैं, उसी को एट्रिशन कहते हैं। ड्यूरिंग द रिवर फ्लो, ड्यूरिंग द वाटर फ्लो, टू आर मोर देन स्टोन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। टू आर मोर द स्टोन्स, टू आर मोर स्टोन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर and they become smaller, and they become smaller। तो इसको क्या कहते हैं, एट्रिशन कहते हैं। जब रिवर फ्लो करती है तो आपस में बाउल्डर्स पहाड़ी एरियाज में या पहाड़ के तलछटी में, जिसे हम फूट हिल कहते हैं, मान लीजिए फूट हिल ऑफ हिमालय, तो वहां पे बहुत सारे बाउल्डर्स कोबल्स पेबल्स, पानी इतना ज्यादा फोर्स होता है। पानी का फोर्स क्यों होता है, क्योंकि रिवर का ढलान बहुत ज्यादा होता है पहाड़ों पे। जब पहाड़ों पे रिवर का ढलान ज्यादा होगा, यानी ग्रेडियंट जो होती है, ग्रेडियंट फोर्स कह लीजिए, यानी कि स्टीप ग्रेडियंट होता है, तो रिवर अगर स्टीप ग्रेडियंट होने के कारण, इसलिए मैंने थोड़ा ये ढलान बनाया, यहां पे हमने प्लेन बना दिया, तो ये जो है बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ मूव करेगी, तो आपस में बाउल्डर्स कोबल पेबल टकराते रहेंगे और वही चीज टकरा करके बारीक बारीक टुकड़ों में टूटते रहते हैं। इतना ज्यादा आपस में टूट करके यहां पे आकर के सेडिमेंट्स जमा करते हैं, जिसे हम कहते हैं सैंड्स। यानी कि सहारनपुर में सैंड की माइनिंग क्यों होती है, बिजनौर में सैंड की माइनिंग क्यों होती है, या हमारा जो है हरिद्वार में सैंड की माइनिंग क्यों होगी, क्योंकि रिवर जब पहाड़ से चलती है तो बाउल्डर्स कोबल्स को लाती है और आपस में टकरा करके बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ती रहती है। कुछ छोटे कुछ बड़े उसके ग्रेन होते हैं और वही सैंड ला करके यहाँ पे फूट हिल ऑफ हिमालय पे डिपोजिट कर देती है। जो आपका भाबर और तराई वाला बेल्ट है उसी को हम कहते हैं सैंड, या सैंड माइनिंग लोग करते हैं वहां पे। तो ये क्यों होता है, एट्रिशन के कारण होता है। एट्रिशन को हम कहते हैं सन्निघर्षण। नेक्स्ट हमारा है इसी में प्लकिंग। हाँ, उत्पाटन। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, उत्पाटन। प्लकिंग मतलब उत्पाटन। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा प्लकिंग, यानी कि उत्पाटन। जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो जो है जहां पे ग्लेशियर बना होता है उस वाली सतह पे अपने ही अंदर कुछ वहां के मलबा को उसको अपने उसमें ग्रिप में बना लेता है, में बना लेता है। और उसके बाद जब मूव करते दौरान, मान के चलिए मैं इसको डिजाइन कर देता हूं कुछ ऐसे, सपोज दैट
ये मान लीजिए कि हमारा ये कोई पहाड़ी बेल्ट है और यहां पे ग्लेशियर है, ये जो है माउंटेन है, क्या है, ये पहाड़ी है। यह रॉक है, ये हिस्सा हमारा क्या है, ये रॉक वाला हिस्सा था, हमने कलर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो है ये वाला हिस्सा मान लीजिए, वैसे इसका कलर तो वाइट होता है, तो वाइट तो कलर रहेगा नहीं। ये मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ पहाड़ की ऊंचाई पे। ग्लेशियर जब ऊपर डिपॉजिट होगा तो ये जो मलबा है इधर इसको अपने ग्रीब में बना लेगा, ये वाला हिस्सा इतना, और ग्रीब में बनाने के बाद जब ग्लेशियर मेल्ट होगा ये तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ऐसे मूव करेगा, और जब प्लेन एरियाज में पहुंचता है यही ग्लेशियर तो ये मेल्ट हो जाता है, और जो यहां से मलबा को उठा के लाया था यहां पे ऐसे ये डिपॉजिट कर देगा। फाइनली इसका शेप क्या हो जाएगा, इस वाले हिस्से का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा कि जो है आगे चल करके ये और मूव करेगा, ये ऐसे कुछ और कटिंग होगी इसमें, एक टाइम आएगा कि और ऐसे कटिंग होगी। इस तरह से जो है यही चीज हमारी कट करके, और ये ग्लेशियर जो है इस तरह से इसको काटते काटते इसको रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पलकिंग, यानी कि ग्लेशियर जो है पकड़ बना लेता है अपने जो निचले वाला जो हिस्सा होता है उसमें, वहां पे जहां पे जमा होता है ऊपर रीचेज में, हायर रीचेज में, और नीचे की तरफ ले जाकर के उसको डिपॉजिट कर देता है। ये मोस्टली अकर्ड बाय द ग्लेशियर एक्शन। ग्लेशियर प्लग द रॉक्स, ब्रोकन इट एंड ट्रांसपोर्टेड समवेयर एल्स। तो इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जो है प्लग द रॉक्स एट इट्स ओरिजिनल सोर्स, ग्लेशियर प्लग द रॉक्स एट इट्स ओरिजिनल सोर्स एंड डिपोजिटेड इन लो लाइंग एरियाज वेयर इट मेल्टेड। ग्लेशियर पकड़ में अपने ग्रिप में रॉक को बना लेता है, अपनी ग्रिप में ले लेता है, और उस मलबे को, उस रॉक्स को, उस डिब्रिस को, उस सेडिमेंट्स को ले जाकर के नीचे वाले तलछटी में, नीचे वाले हिस्से में डिपॉजिट कर देता है, और इस तरह से इसको हम कहते हैं प्लकिंग। एक हमारा क्या है, ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसी का एक प्रोसेस है ब्लास्टिंग। जब विंड मूव करती है, इवेंटली ये डिजर्ट एरियाज में होता है, और विंड आकर के टकराती है तो ऊपर का हिस्सा, मान के चलिए कि कोई रॉक है अगर ऐसे ही है, तो इसको अगर विंड आकर के चोट देती है हिस्सा, तो ये जो ओवरलोडेड है किस पे, इस निचले वाले हिस्से पे, तो ये का एक लूज हो जाता है अगर रिवर इसको मूव करके ले करके चली जाती है आगे की तरफ, विंड जो है। तो इसको क्या कहते हैं, जब ये ऊपर की तरफ एकाएक इस रॉक्स को मान लीजिए कि मतलब कि सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आएगी, प्लस या उसमें मॉइस्चर या इसमें ड्यू या इसमें बारिश का पानी कुछ आ जाए, तो ये जो है कहीं ना कहीं एकाएक उसमें फैलाव होगा और ये फिर कटाव होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो इस वाले प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो ओवरलोडेड सुपर इंकम्बेंट रॉक है वो जो है नीचे वाली रॉक्स को कहीं ना कहीं लूज कर देती है, क्योंकि वो लोड हट जाता है, तो इसी को हम ब्लास्टिंग कहते हैं। It is happening mostly in desert areas. When winds move, air separates the grain by grain from main blocks of the rocks. When winds move in desert areas, it separates the rocks grain by grains. Mostly it's happen in the desert areas where winds striking at any rocks and it's loosening the rocks surface. It is known as the blasting. तो इसमें होता क्या है कि रॉक जो है विंड्स के द्वारा, मतलब कि पवन के द्वारा कमजोर हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह टुकड़ों में टूट करके अलग हो जाती है, ग्रेन बाई ग्रेन, यानी कि दाने दाने होकर के। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टिंग कहते हैं। अब जो ये एजेंट हैं जिनके द्वारा जो हमने अभी पढ़ा इरोजन में, इन सारे एजेंट से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के फीचर्स बनते हैं। उन फीचर्स के बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में बातें करेंगे कि किससे कौन कौन से फीचर्स कंप्लीट होते हैं। जैसे मान के चलिए हमने बात किया नंबर 1 पे रिवर से, तो रिवर से जो है रन ऑफ से हमारा क्या बनेगा, ये मोस्टली एक्टिव कहां होती है, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो ये प्लेन बनाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है जैसे ये विंड, ये डिजर्ट्स एरियाज में,
तो जैसे सैंड ड्यून्स होता है, आपका सीप होता है, इस तरह की चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। ऐसे ये जो है ग्लेशियर, उससे कौन कौन से शेप है, जो इरोजन है और जो डिपोजिशन है, दोनों से कौन कौन सी रॉक्स हैं बनती हैं, कौन कौन से शेप बनते हैं, लैंडफॉर्म फीचर जिसे हम कहते हैं, और उनका क्या क्या नाम है, कहां कहां बनते हैं। ऐसे जो है हमारा ये नेक्स्ट क्या है कि ग्लेशियर वाला हो गया, ये जो है कास्ट टोपोग्राफी हो गया, वो क्यों बनता है, उसके क्या क्या नाम है। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट।